अम्मी मुझे ये खटारा साइकिल लेकर नहीं जानी। आज मैं इस पर टीचर साइकिल की वजह से इतना लेट हो जाता हूँ और मेरे कॉलेज के दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। हर रोज ये वहीं आकर पंचर हो जाती है, कभी इसका चैन टूट जाता है, मुझे वहां से पैदल चलना पड़ता है। मैं अपनी बात पूरी की बनाई रुक गया और अपनी बात को सोचने लग गया। साइकिल का चैन आज तक एक ही जगह टूटा था और साइकिल पंचर भी वहीं हुई। ये माजरा क्या है? इसी सोच में गुम था कि अम्मी की आवाज ने इसे सोच से निकाल दिया। अब कहाँ खो गए? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मुझे ये साइकिल नहीं चलानी, मुझे नई साइकिल लेकर दो। मेरा ध्यान अभी इसी तरफ था। वो गुलाब के फूल इस सड़क पर कैसे आते हैं? इस सड़क से कोई गुजरता नहीं था, न कभी मुझे रास्ते में कोई मिला था। ये जंगल का रास्ता था, पर मुझे कभी इससे डर नहीं लगा था। हमेशा इस रास्ते से रोज आता था, पर अपनी टीचर साइकिल से बहुत तंग था। वो मुझे रास्ते में बहुत तंग करती थी। कभी साइकिल का चैन टूट जाता तो कभी साइकिल पंचर हो जाती। बिलाखिर अब्बू ने मुझे कॉलेज ज्वाइन पर यह साइकिल नहीं लेकर दी थी, पर यह साइकिल इस जंगली रास्ते पर चल चल कर फटीचर हो गई है चंद दिनों में। ये इस वक्त की बात है जब मोबाइल फोन नए नए आए थे। हर शख्स के पास नहीं था, इक्का दुक्का लोगों के पास होता था और उनकी बहुत वैल्यू थी। इस सादा से फोन को देखकर हैरत होती थी कि इसमें कोई तार नहीं है, क्योंकि घर में एक PTCL लगा हुआ था। मुझे बस इसी का पता था। हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया, जिसको दो रास्ते पड़ते थे। एक कच्चा जंगल का रास्ता था जो शॉर्टकट था, मैंने वही रास्ता चुना। शायद वही रास्ता मेरी सबसे बड़ी गलती बन गया। पहले दिन जब इस रास्ते से बहुत खौफ आया, फिर अल्लाह को याद करते हुए मैं इस रास्ते से गुजरता चला गया। पहले दिन जब इस रास्ते से बहुत खौफ आया, फिर अल्लाह को याद करते हुए मैं इस रास्ते से गुजरता चला गया। इस रास्ते में सबसे खौफनाक एक जगह थी। दो नहरों के दरमियान एक पुरानी बिल्डिंग थी जो बहुत देर से बंद थी। इसके सामने वाले दरवाजे भी आधे टूटे फूटे थे। मैं दूर से इस हवेली नुमा बिल्डिंग को रुक कर देखता और चल पड़ता। मुझे पुरानी बिल्डिंग में जाना, वहां बैठकर महसूस करना और इनमें घूमने का बहुत शौक था, पर खौफ की वजह से मैं इससे दूर से देखता और चल पड़ता। मुझे इस रास्ते पर आते जाते 3 महीने हो चुके थे। जून का महीना था, गर्मी अरूज पर थी, दोपहर का वक्त था। मैं कॉलेज से घर जा रहा था। गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। साइकिल तेज चलाने से दिल भी घबरा रहा था। मैं इस हवेली को देखते हुए गुजर रहा था कि मेरी नजर टूटी फूटी सड़क के दरमियान एक गुलाब पर पड़ी। ये फूल फ्रेश था, जैसे अभी ये किसी ने तोड़कर फेंका हो। गुलाब का फूल, और यहाँ मैंने साइकिल रोकी और झुककर उठाने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम सीधा होकर पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। ये हाथ रखने का एहसास मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुआ था, पर इस एहसास को इतना जरूरी नहीं समझता भी कैसे। इस वीराने में मेरे इस वक्त कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मैं फिर से फूल उठाने के लिए झुका। इस बार हवा का एक झोंका आया और फूल सड़क के किनारे पर जा पहुंचा। अजीब हिजानी सी दिल में होने लगी थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि मैंने फूल को इग्नोर किया और एक दरख्त के साए में साइकिल को रोका। वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया। बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। गर्मी थी या कुछ और, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने शर्ट के बटन खोले और दरख्त से टेक लगाकर टांगे फैलाकर खुद को रिलैक्स कर रहा था कि मुखालिफ सिमत हवा चली तो गुलाब का फूल सीधा उड़ता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने जल्दी से फूल की टहनी से पकड़कर फूल को और इसे गौर से देखने लगा। फिर अपने आसपास खेतों में देखने लगा, कहीं गुलाब का कोई पौधा तो नहीं है जहां से टूटकर यहाँ आ गया हो। मेरे बार बार नजर दौड़ाने पर मुझे वहां कोई पौधा नजर नहीं आया। पानी के 2-4 घूंट पिए और मेरी नजर पुरानी हवेली पर पड़ी। दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस पुरानी हवेली में जरूर जाया जाए। 2 नहरें, छोटी छोटी नहरों के दरमियान ये पुरानी हवेली और हरा भरा घास। बनाने वाले ने भी ये हवेली कमाल की बनाई है। काश मेरा घर होता। मैं दिल्ली में से खुद से बातें कर रहा था। इस दरख्त की ठंडी छांव में भी बहुत सुकून आ रहा था। मैं गुलाब को सूंघते हुए अपने गाल पर फेर रहा था। आंखों में नींद आने लगी, वजूद बेजान सा हो रहा था। मैं यूं ही टांगे फैलाई बैठा था कि पता ही न चला कि कब मैं नींद की वादी में खो गया। यह नींद नहीं, एक किस्म की बेहोशी थी, जैसे मुझे बेहोश किया गया हो। कुछ घड़ी गुजरी होगी कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। एक अजीब सी स्मेल महसूस हो रही थी
जो किसी इंसान की नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरा सर किसी की गोद में और गाल से हाथ फेरते हुए बालों में उंगलियां चला रहा था। मैं नींद से हल्का सा बेदार हुआ तो उठने की कोशिश करने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद झगड़ा हुआ है। मैं एकदम झटका खाकर उठा तो गुलाब की फूल मेरे सीने पर था। वो जमीन पर गिर गया। मेरा मुंह दरख्त की तरफ था। मैं अपनी शर्ट से लगी हुई घास चाट रहा था। हैरत में गुम था कि मैं दरख्त से टेक लगा के बैठा ही था। फिर जब आंख खोली तो मैं जमीन पर लेटा हुआ था। ये सब क्या माजरा है? हल्का सा डर महसूस हो रहा था, पर मेरे सिवा वहां कोई भी नहीं नजर आ रहा था जैसे मैं ये इल्जाम देता। और गुलाब सीने पर मौजूद था, जिस पर नजर पड़ते ही मैंने फिर से इसे उठा लिया और बैग की जिप खोलते हुए अंदर डाला और साइकिल चलाते हुए घर की जानब बढ़ा। मेरा सर वजनी सा हो रहा था और चक्कर से भी आ रहे थे। आंखें फुल सुर्ख हो रही थी। साइकिल बमुश्किल चला रहा था। घर पहुंचते ही सलाम किया और साइकिल खड़े करते ही अपने बेडरूम में दाखिल हो गया। बैग एक तरफ फेंका और लेट गया। इतनी खामोशी में मैं पहले घर में दाखिल नहीं हुआ था, इसलिए सब मुझ पर हैरान थे। मैं तकिए पर सर रखकर इसी लम्हों को सोच रहा था कि अम्मी घर में दाखिल हुई। अहमद बेटा क्या हुआ? अम्मी जी कुछ नहीं, मैंने आस्ती से कहा तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और माथे पे हाथ फेरने लगी। बेटा हैर तो है, तुम चुप हो। फिर अम्मी एकदम चौंक कर बोली, तुम्हें तो बुखार लग रहा है। बुखार? मैं हैरानगी से कहा तो उन्होंने अपना हाथ उल्टा करके मेरी गर्दन पे लगाया। अहमद बेटा तुम्हें बुखार है, अभी आते तुम्हारे अब्बू तो डॉक्टर को बुलाते हैं। इनके मुंह से बुखार का सुनते मुझे भी अपनी तबीयत में चेंजिंग महसूस होने लगी। पूरा जिस्म टूटने लगा मेरा। कुछ देर गुजरी थी, मैं तेज बुखार में मुतला हो गया और बेहोशी मुझ पर फिर तारी हो गई। बुखार की हालत में भी वो सब याद आ रहा था। दरख्त के नीचे आखिर वो क्या हुआ था। कुछ रोज में बुखार ठीक हुआ तो मैंने दोबारा कॉलेज जाने का फैसला किया। आज 5 रोज के बाद इसी रास्ते में कॉलेज जा रहा था। मैं इसी जगह से गुजरा तो महसूस हुआ जैसी कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैंने गुजरते हुए इसी दरख्त को देखा जहां पर मैं इस दिन लेटा हुआ था। जैसी नजर पड़ी एकदम रुक गया। दरख्त के नीचे एक नोटबुक पड़ी थी। मैंने साइकिल स्टैंड पर लगाई और जाकर देखा तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है? ये तो मेरी नोटबुक है। यहाँ कैसे? ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। मैं जल्दी से नोटबुक को बैग में डाला और कॉलेज की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत लेट हो चुका था। सारे रास्ते इन्हीं सोचों में गुम था। पहले वो नींद का वाकया, अब नोटबुक। ये सब सच हो रहा है या मेरा वहम है? खुद से सवाल करता और फिर मेरी सोच खत्म हो जाती। क्लास में बैठे वही नोटबुक बैग से निकाली और खोलकर सामने रख दी। हवा से नोटबुक के पेज उलटने लगे खुद ही। मेरी नजर एक बेंच पर पड़ी जिस पे कुछ लिखा था जो राइटिंग मेरी नहीं थी। मैं जल्दी से नोटबुक गोद में रखकर वर्क उल्टने लगा। फिर वो पेज निकाला जिस पर लिखा हुआ था अपनी चीजों की हिफाजत किया करो, बहुत लापरवाह हो। ये राइटिंग ऐसी थी कि मैं हैरान था। ये मेरी राइटिंग नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने सब दोस्तों की नोटबुक ली और सबके साथ राइटिंग मैच करने लगा, पर किसी के साथ मैच नहीं हो रही थी। मैंने पेज निकालकर सबके सामने रख दिया। बताओ ये किसने लिखा है? सबने नाम में सर हिला दिया और हैरान होकर मुझे देखने लगे कि हम क्यों लिखेंगे। सब दोस्त बेखबर थे कि आजकल मेरे दोस्त बहुत अजीब हो रहा है। ये बंजर रास्ता मुझे नए इम्तिहान में डाल रहा है, पर मजबूरन मुझे इसी रास्ते से आना जाना था। इस लंबे रास्ते में से नहीं जा सकता था। कॉलेज से छुट्टी के बाद मैं रोज की तरह इसी रास्ते से वापस घर जाता तो एक नहर का पुल क्रॉस करके तो हैरत से एकदम रुक गया। पूरी सड़क फूल की पत्तियों से भरी हुई थी। ये पत्तियां गुलाब के फूलों की थी। यूं लग रहा था कि जैसे किसी के इस्तकबाल के लिए पूरी सड़क सजाई गई हो। मैंने साइकिल पीछे ही रोककर नीचे उतरा और साइकिल स्टैंड पर लगाकर हैरत से इधर उधर इन पत्तियों को देख रहा था। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और धूप ऐसी थी कि खाल चल रही थी। जहन में अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे कि ये फूल जाल तो नहीं बिछा रखा किसी ने मेरे लिए। 10 मिनट तक यही सोचता रहा, फिर हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। ये फूल पुरानी हवेली के रास्ते की तरफ बिछे हुए थे। पुरानी हवेली जो कि रास्ता जाता था वो फूलों की पत्तियों से सुर्ख हुआ था। मैं इस रास्ते पर थोड़ा सा चला और रुक गया। हवा की सरसराहट से भी खौफ आ रहा था। ये फूल यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये सबसे बड़ा मसला था जिसे हल नहीं कर पा रहा था। मैं वापस अपनी साइकिल की जानब बढ़ा और ऊपर बैठकर चलाने लगा तो साइकिल के पिछले वाले टायर की हवा नहीं थी। साइकिल पंचर देखकर शदीद गुस्सा आया। गर्मी से जान निकले को हो रही थी। घर काफी दूर था, पैदल चलना भी मुहाल था, वो भी इस गर्मी में।
साइकिल लेकर चल रहा था कि हवा का तेज झोंका आया, जिससे साइकिल मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे साइकिल किसी ने पकड़कर दूर से पटक दी हो और कोई मुझे जाने से रोक रहा हो। दिल में ये ख्याल आ रहा था, ये फूल जो पीछे रखे हैं ये सब तमाम मेरे लिए है, और हंसकर ये बात खुशफहमी में टाल दी। दिल तेज से धड़क रहा था। साहिबान सिर्फ एक था, यहाँ वही दरख्त जिसके नीचे मैं सोया था, पर अब इसके नीचे जाने में गलती दोबारा नहीं कर सकता था। मुश्किल से साइकिल उठाई और टायर की परवाह न करते हुए मैं ऊपर बैठकर चलाते हुए गांव में साइकिल पंचर वाले की दुकान पर खड़े की। खुद को पसीने से फुल पीका हुआ घर पहुंचा। अहमद के लिए पानी लाओ, अम्मी ने मेरे पास आते हुए कहा। अम्मी मुझसे कुछ बातें कर रही थी जो मैं सुन नहीं पाया। मैं अपनी सोच में गुम था। मैं इन फूलों का होना, जो भी हादसे हो रहे थे, बस इन्हीं को सोचता रहता था। और चेंजिंग अम्मी बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी मुझ में। 3 से 4 बार साइकिल का टायर पंचर हो चुका था। वहीं पर इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया और खामोशी से सब देख रहा था कि आखिर आगे क्या होता है। एक रोज कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैं साइकिल को तेज चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था। क्योंकि आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हवा भी रुकी हुई थी, तेज तूफान के आने की निशानी थी। कॉलेज से थोड़ी ही दूर पहुंचा तो कड़क की आवाज आई और साइकिल का चैन टूट गया। इसी को भी अभी टूटना था, ये भी खटारा हो गई है। ऐसे मौसम में चैन का टूट जाना बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं साइकिल हाथ में पकड़ कर चल रहा था। वही हुआ जिसका डर था। तेज हवा और बारिश शुरू हो गई, जिससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। यह सब मेरे लिए सब्र का इम्तिहान लिए जा रहा था। मैंने साइकिल फेंकी और सड़क के किनारे बैठकर घुटनों में सर देकर रोने लगा। आंसू बारिश की पानी में बह रहे थे, पर रोने की आवाज भी बादलों की गन गरज से खुद को भी नहीं सुनाई दे रही थी। अहमद, मेरे कानों में एक आवाज पड़ी जैसे कोई पुकार रहा हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। बारिश भी तेज थी और कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने साइकिल उठाई और चल दिया। अब यहाँ मुझे मजीद डर लग रहा था, पर बेबसी भी खत्म हो चुकी थी। रोने से पैदल चलते चलते काफी आगे निकल आया। फिर एकदम नजर पड़ी तो हैरत की इंतहा न रही। साइकिल का चैन बिल्कुल ठीक था। अम्मी मुझे नहीं ये खटारा साइकिल, अम्मी मुझे नहीं ये खटारा साइकिल लेकर जानी। रोज कभी ये पंचर हो जाती है, कभी इसका चैन टूट जाता है। मैं अम्मी से झगड़ा कर रहा था। इतने में अब्बू आ गई और अब्बू साइकिल की तरफ देखकर कहने लगी, अब तो चैन ठीक है, पर ये रास्ते में टूट गया था। अच्छा, फिर जुड़ा कैसे? अब्बू ने हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पूछा। तो मैं चुप हो गया। अब मेरा यकीन करो, ये टूटा था। अब मेरा यकीन करो, ये टूटा था। अजीब बात है, जिस पर वो मुझे खुद ही नहीं यकीन आ रहा था। इसका यकीन मैं किसी और को कैसे दिला सकता था? मैं ऐसी पुरानी हवेली के मैन दरवाजे के सामने खड़ा था। सामने एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर एक खातून चलते हुए आकर बैठ गई। इसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। लंबे लंबे खुले बाल थे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और मुंह में खून टपक रहा था। काले लिबास में मलबूस खातून चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए मुझे देख रही थी। अहमद, मेरे पास आओ। इसकी गरजदार आवाज से मेरी जान ही निकल गई और आंख खुल गई। मेरा जिस्म फुल पसीने से भीगा हुआ था। खुद को बिस्तर पर पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, पर खौफ अभी तक मुझ पर तारी था। मेरी आंख खुल चुकी थी, पर मुझे ये सब ख्वाब नहीं लग रहा था। इसका खौफ अभी तक मुझ पर तारी था। पुरानी हवेली का खौफ मजीद मुझ पर पड़ चुका था। अब अगर इस रास्ते पर जाऊंगा तो मैं बिल्कुल पागल कहलाऊंगा। मैं इस रास्ते पर अब नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला किया। मैं शहरायाम का रास्ता अपनाता हूँ, वो चाहे कितना ही लंबा हो, पर मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अब कभी भी इन हादसों से मुझे सीखना चाहिए। अहमद बेटा उठो, कॉलेज का वक्त हो गया है, जाना नहीं तुमने? बाबा की आवाज जैसी कानों में पड़ी, मेरी आंख मलते ही उठकर बैठ गया। जी बाबा, मैं उठ गया हूँ। उन्होंने मुझे एक नजर देखा और मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी नई साइकिल मंगवा दी है, मैंने तुम्हारे रजाक अंकल को बोला था। रात मेरी फोन पर बात हुई थी। साइकिल, मैंने बाबा को देखते हुए कहा। हाँ, कल खुद ही तुमने इतना शोर मचा रखा था ना। बाबा मजीद मुस्कुराए। मुझे साइकिल नहीं, रजाक अंकल को बोलो मुझे एक कैमरा ले दो। एकदम कैमरे का ख्याल मेरे जहन में कैसे आया, मुझे खुद नहीं पता था। मैं सब हादसों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके देखना चाहता था। कहीं ये मेरी नजर का धोखा तो नहीं? ये सच है? ये क्या था? ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो मेरा बेटा फोटोग्राफर बनेगा? फोटोग्राफर नहीं बाबा, मुझे कैमरा चाहिए। मैंने जिद करके कहा तो वो फौरन से मान गए। हाँ हाँ, कह दूंगा रजाक अंकल को, कैमरा भी आ जाएगा और अम्मी की कमेंट भी आ गए। ये पड़ेगा नहीं, बस तस्वीरें बनाएगा। वैसे भी आजकल पता नहीं क्या हो गया है,
कहीं खोया खोया रहता है। आंखों में हर वक्त खौफ महसूस होता है इसकी। अम्मी की ये बातें सुनकर मैं चुप हो गया। किसी को भी ये खबर नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं घर से साइकिल पर निकला तो 2 घंटों में कॉलेज पहुंचा। ये रास्ता बहुत लंबा था, जहां मैं 30 मिनट में पहुंच जाया करता था। मुझे 2 घंटे लगे। छुट्टी के वक्त मुझे पुरानी हवेली के रास्ते पर जाने का ख्याल आया, पर खौफ इतना तारी था मुझ पर कि मैं इस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था। कॉलेज से छुट्टी हुई, मैं साइकिल निकाली और पुराने रास्ते की तरफ चल दिया। वो मुसलसल दुआएं पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था कि अल्लाह खैर करे, कुछ ना हो। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि मुझे एक दूर से एक लड़की दिखाई दी, जिसका ब्लैक कलर का अबाया हल्की चलने वाली हवा से उड़ रहा था। वो कभी रुक रही थी और कभी चल रही थी। मेरे जहन में एकदम ख्याल आया, ये चुड़ैल होगी कोई, क्योंकि इस रास्ते पर आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी। मैं आस्ता आस्ता साइकिल चला रहा था। जैसे ही वो लड़की रुकती, मैं भी एकदम रुक जाता। मैं इससे पीछे काफी फासले पर चल रहा था। वो भी कभी रुकती और कभी चल पड़ती। चलते चलते वो लड़की एकदम मुड़ गई। वो इसी रास्ते को मुड़ी थी जो रास्ता पुरानी हवेली की तरफ जाता था। मैं साइकिल रोककर इसको देखने लगा। वो लड़की चलते चलते पुरानी हवेली में दाखिल हुई और नजरों से ओझल हो गई। मैंने साइकिल तेजी से चलाई और पुरानी हवेली के पास से गुजर गया। तेजी से साइकिल चलाने से काफी आगे निकल आया। दिल की धड़कन और सांसें तेज तेज चल रही थी। आज कोई हादसा न हुआ था। साइकिल एक साइड पर रुकी और पानी पीकर इत्मीनान का सांस लिया और दिमाग में सिर्फ वो लड़की घूम रही थी। रोज की तरह घर पहुंचते ही अपने कमरे में गया और इस लड़की के बारे में सोचने लगा। मैंने सिर्फ इसे दूर से देखा था, तो मैं यकीन से कह नहीं सकता था कि वो कैसी थी और क्या चीज थी। वो हवेली में क्यों गई? वो हवेली तो दूर से इतनी खौफनाक लगती है। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। मेरे सर के नीचे से बार बार मेरा तकिया खिसक रहा था। हल्का हल्का जो मुझे महसूस हो रहा था, मैं नींद में ही था। मैं नींद में ही तकिए को खींचकर सर के नीचे करता, वो फिर खिसक जाता। ये मेरे साथ मुसलसल हो रहा था। फिर एकदम मुझे गले से पकड़कर जोर से झंझोड़ा किसी ने। अहमद उठो, मुझसे बात करो। कानों में आवाज पड़ते ही मेरी आंखें झट से खुल गईं। सामने का मंजर देखते ही मेरी जोर से चीख निकल गई। जैसे ही आंखें खोली, सामने एक कुछ चमकती हुई आंखें मेरे सर पर मंडला रही थी, जिसका वजूद तो नजर नहीं आ रहा था। आंखें देखते ही चीख मारकर उछला तो एकदम बेड से नीचे गिर गया। मेरी चीख इस कदर जोर से थी कि घर के सारे अफराद उठकर मेरे कमरे में आ गए। मैं बेड से टेक लगाई जमीन पर बैठा था। अहमद, अहमद, क्या हुआ? हर शख्स सवालिया नजरों से मुझे देख रहा था। आखिर वो क्या था जिसने मुझे इतनी जोर से झंझोड़ा था? मैंने रोशनी में गिरेबान देखा तो फुल सुर्ख हुआ था और ऊपर वाला शर्ट का बटन भी टूटा हुआ था। बाबा ने पानी का गिलास मेरे सामने किया। मैंने नजरें उठाकर इनकी तरफ देखा, फिर पानी का गिलास पकड़ते ही एक सांस भी पी लिया। अहमद, क्या हुआ था? कुछ तो बोलो, अम्मी ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं जरा सा डर गया था। मैंने आहिस्ता से कहा तो सबकी आंखों में गुस्सा भर आया। ये जरा सा नहीं था, तुमने इतनी जोर से चीख मारी कि सबकी जान निकाल के रख दी। मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। फिर बाबा ने प्यार से मुझे लेटने का कहा और चादर मेरे ऊपर कर दी। सब अपने अपने कमरे में वापस जा रहे थे। अम्मी अभी मेरे पास से उठते ही हुए कमरे में जाने लगी। इनका हाथ इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ बढ़ा ही था। मैं एकदम बोला कि लाइट ना बंद करें। मेरे कहने पर उन्होंने लाइट ना बंद करते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में नींद तो कोसों दूर थी। मैं यूं ही आंखें बंद करता तो मुझे डर लगता था और आंखों के आगे वही आने लग जाता। मैंने तकिया उठाया और आंखों के आगे जोर से दबाकर लेट गया। कुछ देर गुजरी थी, मुझे फिर से आवाज महसूस हुई, अहमद। मैंने एकदम आंखें खोली तो ड्रेसिंग रूम के शीशे में एक मदम सा अक्स किसी चीज का दिखाई दिया। हरकत करता अक्स एकदम गायब हो गया। मैं जल्दी से बेड से उठते ही कमरे से दौड़ लगा दी बाहर की तरफ। अब मुझे यकीन आने लगा था कि यह सब मेरा वहम नहीं बल्कि सब सच हो रहा था। मैं सीधा अम्मी के कमरे में गया और जाकर सो गया। सुबह उठते ही कॉलेज में इसी रास्ते जाना था मुझे। अब और बर्दाश्त नहीं करना था। अब मैं इसका मुकाबला करना चाह रहा था। मैं पुरानी हवेली के इस रास्ते पर आकर रुक गया और इसकी तरफ देखने लगा। आखिर इसमें क्या राज है? जो भी चीज मुझे तंग कर रही थी, इसका इस हवेली से कोई तो ताल्लुक जरूर था। पहली बार जब मैंने ख्वाब में देखा था, यही हवेली थी जिसके सामने मैं खड़ा था और वो खौफनाक इसी हवेली के अंदर तख्त पर मौजूद थी। पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि हवेली के अंदर जाया जाए और देखा जाए। दिलचस्पी भी थी पर खौफ भी आ रहा था।
ये सब अभी सोच ही रहा था कि हवेली के अंदर से एक नकाब पोश लड़की नुमदार हुई जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया और साइकिल तेज तेज चलाने लगा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो नकाबपोश लड़की अब इसी रास्ते पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने साइकिल और तेज चला दी और वादी में दाखिल हो गया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की नजरों से ओझल हो चुकी थी। मैंने साइकिल एक शॉप पर रोकी और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। सांसें और धड़कन बहुत तेज थी। इस कदर खौफतारी था मुझ पे। वो जैसी हवेली से नमदार हुई थी तो जान ही निकल गई थी। मैं शॉप पे खड़ा बार बार इसी रास्ते को देख रहा था। आधे घंटे से ज्यादा मुझे हो गया था, पर मैं आज कॉलेज जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। मैंने फिर इसी रास्ते पर देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो वही नकाबपोश लड़की तेज तेज कदमों से चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती आई। मैं हैरानगी से इस लड़की को देख रहा था। वो पलके झपकती हुई मेरे पास से गुजर गई और मैं मुंह ही देखता रह गया। साइकिल वहीं खड़ी थी। मैं इस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। मैं इससे काफी पीछे चल रहा था। वो बिना पीछे देखे तेज तेज कदमों के साथ बढ़ रही थी। हैरानगी के साथ मैं रुक गया। वो लड़की मेरी कॉलेज की गर्ल्स ब्रांच में दाखिल हो गई। मैं खड़ा बस से देख रहा था। पुरानी हवेली से निकलकर कॉलेज में दाखिल। सब कुछ मजीद कंफ्यूज कर रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि वही नकाबपोश लड़की मुझे आती दिखाई दी। मैं जल्दी से भागकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। मैं इस लड़की को बहुत करीब से देखना चाहता था। जैसे जैसे वो पास आ रही थी धड़कन बढ़ रही थी, सांसें भी तेज हो रही थी। इसकी आंखों की चमक बनी महसूस हो रही थी। उफ अल्लाह, जिसको मैं एक चुड़ैल समझ रहा था वो इतनी हसीन लड़की थी। इसकी आंखें अपनी तरफ खींच रही थी। इसने हल्का सा मुझे देखा और फिर आंखें झुका ली। मैं इसी को सोचने में मसरूफ हो गया। जब होश आया तो वो लड़की काफी दूर निकल चुकी थी। मैं साइकिल लेकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो चल रही थी मैं भी यूं ही चलता जा रहा था। और फिर वो लड़की इसी पुरानी हवेली के रास्ते पर मुड़ी। चलते चलते जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो नजरों से ओझल हो गई। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी, इतनी खौफनाक हवेली में कैसे चली जाती है और ये क्या यही रहती है? सब सवाल मेरे अधूरे रह जाते। रोज ही इस लड़की को देखता, वो मेरे पास से गुजर जाती। मुझे फिर भी यकीन ना आता वो एक इंसान है या कोई और। इतनी हिम्मत भी ना हो पाती कि मैं इससे बात कर ही लूं। आज छठा दिन था। 6 दिन मुकम्मल हो चुके थे। मैं इस लड़की को रोज देखता। वो लड़की नजरों से मुझे देखती और चली जाती। इसी दौरान मेरे सामने कोई और भी हादसा न पेश आया था जिससे मुकम्मल यकीन होता जा रहा था कि ये वही लड़की थी जो मुझे बार बार तंग करती थी। अगर ये स्टूडेंट है कॉलेज की तो इसका बैग कहाँ है? हर बात शक में बदल जाती थी। कॉलेज की छुट्टी हुई तो मैं इसी रास्ते से वापस घर जा रहा था। अभी थोड़ा आगे निकला हूँगा, मैंने देखा सड़क के किनारे वही लड़की बैठी हुई थी। मैं इसे देखते ही साइकिल धीमे धीमे चलाने लगा। जैसे जैसे इसके पास जा रहा था मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। थोड़ी दूर ही था कि मैंने देखा कि वो लड़की मुझे देखती हाथ से इशारा किया रुकने का। मैं थोड़ा पीछे ही रुक गया। वो अपना नकाब ठीक करके मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे वहां तक छोड़ दोगे प्लीज? मैंने एक नजर इसके चेहरे पर डाली तो इसकी आंखों से पानी बह रहा था। मैंने जल्दी से पानी की बोतल बैग से निकाली और इसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया कहते ही इसने पानी की बोतल पकड़ी और एक घूंट पीने के बाद बोतल मुझे वापस पकड़ा दी और खुद मेरा बैग पकड़कर साइकिल के पीछे बैठ गई। मैं इसे पीछे बिठाकर साइकिल चला तो रहा था पर शदीद डर रहा था और तेजी से साइकिल चला रहा था। इतने में वही पुरानी हवेली के पास से गुजरने लगा तो कहने लगी, यहीं रोक दो। मैंने जैसी साइकिल रोकी तो उतरकर तेज कदमों से हवेली की जानब बढ़ गई और मैं देखते ही रह गया। वो नजरों से ओझल हो गई। इसकी आंखें इस कदर हसीन थी कि मैं भूल ही ना पाया। इसकी आंखों को रात भर इसके बारे में सोचता रहा। वो इतने पास थी फिर भी मैं ना बात कर सका। अगले रोज फिर इसी रास्ते पर था और नकाब पोश का इंतजार कर रहा था पर वो ना आई। मेरा सारा दिन इंतजार में गुजरा। इसके ना आने में पता नहीं क्यों इतना बेचैन हो गया था। मैंने फैसला किया कि मैं हवेली के अंदर जाऊं। मैं हवेली के रास्ते पर चला और जैसे जैसे हवेली के करीब पहुंचा तो वही ख्वाब याद आने लगा और मैं वापस मुड़ गया। अगले रोज कॉलेज जा रहा था तो हवेली के रास्ते के सामने आकर रुक गया और काफी देर में वहीं खड़ा रहा पर वो नकाब पोश आज भी ना आई। मैंने आज क्लास लेने का फैसला किया पर दिल नहीं चाह रहा था पढ़ने का, बस चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही छुट्टी हुई घर के लिए निकला तो वही लड़की वापस जा रही थी। मैंने इसे देखते ही साइकिल तेज कदमों से चलाने लगा और इसके पास आकर आहिस्ता कर दी। थोड़ा आगे गुजरते ही मैंने साइकिल रोक दी। ये इशारा था
कि अगर वो मेरे साथ बैठना चाहती है तो बैठ सकती है। वो करीब आई, पीछे से बैग उठाकर बैठ गई। मैं समझ से बाहर था, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। कुछ रास्ते बहुत खामोशी रही, फिर इसी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आपका नाम अहमद है? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। जी, आपको कैसे पता? मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मुस्कुरा रही थी। मैंने आपकी नोटबुक से आपका नाम पढ़ा था। आपकी नोटबुक पर कुछ लिखा भी था, शायद आपने पढ़ा ना हो। मैं साइकिल रोककर इससे बैग लिया और जल्दी से नोटबुक निकालकर वही लाइन दिखाई तो वो हाँ में सर हिलाती हुई मुस्कुरा दी। वो मेरी हैरानगी पर मजीद मुस्कुरा रही थी और मैं क्या से क्या सोचकर बैठा था। सब एकदम बदल चुका था। पुरानी हवेली के सामने साइकिल रोकी तो वो उतर कर चलने लगी हवेली की जानब, फिर एकदम वापस मुड़ी और मुझसे मुखातिब हुई, मेरा नाम सोनम है, ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। उस मुस्कुरा कर पुरानी हवेली की जानब चल पड़ी। मैं मुसलसल इसे देखता रहा। वो चलते हुए जा रही थी। जैसे ही हवेली के करीब पहुंची, पीछे मुड़कर देखने लगी। मुझे देखते ही हाथ हिलाने लगी और इशारा कर रही थी कि तुम जाओ अभी। मैंने हल्का सा हाथ हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता घर की जानब चल दिया। सोनम को इतना करीब से देखना और इससे बात भी करना सब बहुत अच्छा लगा था, पर वो मुझे बहुत बेचैन कर गई थी और सारे रास्ते आहिस्ता से इसी को सोचते हुए घर की जानब बढ़ रहा था। लो, अहमद भी आ गया। घर में दाखिल होते ही अम्मी ने मुझे देखते हुए कहा। मैं सलाम करते ही इनके पास बैठ गया। अम्मी फ्रिज से एक प्लेट लेकर आई जिसके ऊपर केचप के साथ मेरा नाम लिखा हुआ था। अम्मी, ये क्या है? ये फ्रूट चाट है, तुम्हारे लिए बनाया है। वाह अम्मी, क्या बात है। मैंने मुस्कुराते हुए प्लेट पकड़ी और खाने में मसरूफ हो गया। अहमद, तुम्हारे लिए अभी एक और सरप्राइज है, अम्मी ना बताने वाले अंदाज में कहा। मैंने कहा तो मैंने प्लेट साइड पर रखी और कहा, बताइए पहले क्या है। कुछ देर बाद वो कमरे से मेरा ख्वाब यानी मेरा कैमरा लेकर आई। कैमरा देखते ही मैं खुशी के मारे फूला न समा रहा था। बार बार कैमरे को देख रहा था। रात के 11 बज रहे थे। नींद मेरे आस पास भी नहीं थी। मैं मुसलसल सोनम के बारे में सोच रहा था। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। वो थी इतनी हसीन कि कोई भी देखता और पागल हो जाता और मुझे इसकी आंखों ने दीवाना कर दिया था। सोनम को सोचते सोचते ही मैं सो गया। रात का आखिरी पैर था। हर तरफ सन्नाटा था। जरा सी आहट से भी बहुत आवाज होती थी। एकदम कमरे में दोनों दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुलते ही सामने एक लंबा कद्दावर इंसान खड़ा था जिसका फुल जिस्म आग में झुलस गया था। इसके होंठ जलकर सफेद दांत बाहर को निकले हुए थे। इसका नाक फुल पिचका हुआ और आंखों की जगह ब्लैक होल बने हुए थे। इसके जिस्म की खून की नालियां जमी हुई थी। इसके जिस्म पर कोई कपड़ा न था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आ रहा था। इसकी सांस लेने से गले के अंदर खराट की आवाज आ रही थी। वो मेरा नाम अजीब खौफनाक आवाज में ले रहा था। चलते हुए पास आ रहा था। मेरे बेड की बाई जानब आकर रुक गया। अहमद, मेरी बात सुनो। इसके ऊपर और नीचे वाले जबड़े हिलने लगे। और पुरानी हवेली में जाना है। फिर इसका हाथ मेरे माथे की जानब बढ़ने लगा। जैसे ही इसने मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरी चीख निकल गई और मैं उठ बैठा। मेरे आस पास नजर दौड़ाई तो वहां कोई भी न था। अभी खौफ तारी था मुझ पर कि मस्जिद के स्पीकरों से फजर की अज़ान सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठा, वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। मस्जिद से वापस आते ही नाश्ता किया और कॉलेज रवाना हो गया। आज मैं कॉलेज पहले की निस्बत जल्दी जा रहा था। चलते चलते मैं पुरानी हवेली के रास्ते पर आकर रुक गया। कुछ देर रुका हूँगा। सामने से मुझे सोनम आते हुई दिखाई दी। मैंने अपना ध्यान सामने की तरफ कर लिया। वो जैसी करीब आई, मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले साइकिल पर आकर बैठ गई। अहमद, आज बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम? इसके सवाल पर मैं कुछ देर खामोश रहा। मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। आबादी के करीब पहुंचते ही वो जैसे ही उतरी, मैंने इसे आवाज दी, सोनम। तो वो पीछे मुड़ी तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए वापसी पर इकट्ठे ही चलेंगे। सोनम ने ओके में सर हिलाया और चल दी। वापसी पर वो मुझसे पहली रास्ते में खड़ी थी। मैं साइकिल इसके आगे रोकी और वो बैठ गई। सोनम, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो मैं बहुत डर गया था। सोनम, वो पुरानी हवेली में जब गई थी तो मुझे इस हवेली से डर लगता है और इस हवेली को लेकर मेरे जहन में ख्याल अच्छे नहीं है। मैंने ये बात मुकम्मल करते ही सोनम से एक सवाल पूछ लिया, क्या आप इस हवेली में रहती हो? नहीं अहमद, पागल हो, मैं वहां क्यों रहूंगी? वो चौंक कर बोली। सोनम, मैंने आपको वहां जाते देखा इसलिए पूछ लिया। नहीं, मैं इससे गुजरकर आगे जाती हूँ। आगे गाँव है हमारा। मैं हैरान होकर सोनम को देखने लगा और उसकी मुस्कुराहट कहकों में तब्दील हो गई। सोनम, आप झूठ बोल रही हो। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अहमद, तुम इतने डरपोक हो, मुझे पता नहीं था। मैं शर्मिंदा था इसकी बात से। साइकिल पुरानी हवेली के इस रास्ते पर आकर रुकी तो वो उतर कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई।
احمد تمہیں اس حویلی سے ڈر لگتا ہے؟ سونم نے سیریس ہو کر پوچھا تو میں نے سر جھکا کر ہاں کہا۔ چلو میرے ساتھ آؤ، اس حویلی میں چلتے ہیں۔ سونم مجھے تم بھی انسان نہیں لگتی ہو۔ وہ پھر سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑتی کہنے لگی اب تو یقین ہے نا میں انسان ہوں۔ میں بھی مسکرا دی اور سائیکل وہیں کھڑی کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے بہت کرتی جا رہی تھی اور میرا مذاق بنا رہی تھی۔ سونم بس کر دو، میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور میں حویلی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ احمد آؤ اندر آؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں روز یہیں سے گزرتی ہوں۔ مجھے پرانی حویلی کے سب قصے یاد آنے لگے۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اللہ کا نام لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے اندر داخل ہونے سے ایک دم حویلی میں طوفان سا آ گیا، ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ حویلی میں موجود درختوں کے پتے زمین پر گرنے لگے تھے، پرندے درختوں سے اڑنے لگے تھے۔ سر چکرانے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گیا میں۔ احمد کیا ہوا؟ سونم میرے قریب آئی۔ کچھ نہیں، مجھے چکر آ گیا ہے، اب ٹھیک ہوں۔ احمد تم ڈر رہے ہو؟ نہیں میں نہیں ڈر رہا، میں نے ہمت لاتے ہوئے کہا۔ پھر میں اور سونم ایک درخت کے نیچے ٹوٹے پھوٹے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ بہت باتیں کی سونم سے۔ سونم مجھے اب چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا خیر احمد مجھے بھی چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ہی چلتے چلتے حویلی سے باہر نکل آئے۔ سونم تم پھر ساتھ واپس جا رہی ہو؟ میں تمہیں وہاں تک چھوڑنے جا رہی ہوں تاکہ ڈر نہ جاؤ۔ اور پھر وہ ہنستی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے اس سے واپس جانے کا کہا۔ سونم ہاتھ ملایا اور چل دی۔ اب روز گھنٹوں باتیں ہوتی تھی۔ میں گھر سے کالج جاتا اور سارا وقت سونم کے ساتھ گزار دیتا۔ گھر والے بھی میرے چہرے پر ظاہری ہوتی خوشی سے حیران تھے، پر کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی میں جو گھر سے کالج جاتا ہوں پر کہیں اور عشق فرماتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ روز گھر سے کالج جانا اور سونم کے ساتھ وقت گزارنا اور گھر واپس چلے جانا۔ پڑھائی میں تو دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک دن سونم کے ساتھ اتنا مگن ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس سے اس قدر محبت بری باتیں ہوئی کہ مجھے سونم کا نشہ ہونے لگا۔ میں نے دل تھامتے ہوئے اسے اظہار محبت کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کتنی محبت ہے۔ سونم ہزاروں مثالیں سنا دی سونم کو۔ سونم نے بھی مسکراتے ہوئے محبت قبول کی اور پھر قریب آنے لگی۔ بہت قریب آئی، اتنی قریب آئی کہ سانسوں تک آ گئی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ احمد تم اس رشتے کو کیا نام دو گے؟ سونم نے آہستہ سے پوچھا۔ میں اس رشتے کو ایک ہی نام دوں گا۔ کہنے لگی کیا؟ میں سونم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پرانی حویلی کی محبت۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگی اور پھر ایک پتھر لے کر دیوار پر لکھنے لگی پرانی حویلی کی محبت۔ اس کے لکھتے ہی ایک دم تیز ہوا چلنے لگی۔ شام کی سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی۔ آج بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں اتنا لیٹ کبھی گھر نہیں گیا تھا۔ سونم بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ سونم نے زبان سے نہ کچھ بولتے ہوئے سر ہلایا اور میں وہاں سے چل دیا۔ گھر میں پہنچتے ہی سب کی نظر مجھ پر تھی۔ احمد کہاں تھے تم؟ امی نے میرے پاس آتے ہی کہا تمہارے لیٹ آنے سے سب پریشان تھے۔ میں بس دوستوں سے کھیلنے لگ گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ بابا نے بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ امی نے وہیں پر کھانا دیا۔ میں کھانا کھاتے ہی سونم کے خیالوں میں مزے سے سو گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دل میں گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھا ہی سیدھا کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک قداور شخص تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ جلے ہوئے تھے، سفید دانت بہت خوفزدہ کر رہے تھے، اس کا جسم فل سیاہ تھا۔ میں نے دیکھتے ہی چیخ ماری اور پیچھے جا گرا۔ احمد میری بات سنو۔ اس کے جبڑے ہلنے لگے اور گلے سے خرخراتی ہوئی آواز نکلی، احمد تم اگر اب سونم سے ملے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ شخص ایک دم غائب ہو گیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے ابھی بھی اسی جگہ دیکھ رہا تھا۔ میری کمر پر چوٹ لگی تھی جو بہت درد کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے میں پہنچا۔ سب لوگ سو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کسی کو میری چیخ سنائی نہیں دی۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے سونم کے بارے میں سوچنے لگا۔ سونم سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی، پر سونم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کوئی راز ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ میں حیران تھا ان سب سے۔ اس شخص کی شکل میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ میں سو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب سونم کو ساری بات بتا دوں گا۔
जो हादसा पेश आया सोनम के सामने खुलकर बयान कर दूंगा। अगले रोज मैं कॉलेज की तरफ रवाना हुआ और पुरानी हवेली के रास्ते पर रुककर सोनम का इंतजार करने लगा। मुझे यहाँ इंतजार करते 2 घंटे गुजर चुके थे, पर सोनम नहीं आई थी। मैं दिन भर इंतजार करके वापस लौट गया। हिम्मत इतनी ना हुई कि मैं पुरानी हवेली में चला जाऊं। मैं बाहर इसी रास्ते पर खड़ा इंतजार करता रहा। मायूस होकर वापस लौट रहा था, मुझे आवाज आई, अहमद। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। ये आवाज सोनम की थी। मुझे न नजर आने पर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, सोनम सोनम, पर मेरी पुकार पर मुझे कोई जवाब न मिला। वक्त काफी हो रहा था, मैं घर लौटने लगा। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद हो चुका था। 10 दिन हो चुके थे, मैं सोनम से मिला तक नहीं था। इसका यूं अचानक गायब हो जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर रोज इसका इंतजार करता, पर वो ना आती। हर रोज मायूस होकर लौट जाता था मैं। आज 15 दिन हो गए थे, मैं इसी इंतजार में बैठा था। अचानक पुरानी हवेली में से एक लड़की भागती हुई निकली, जो मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसने सफेद कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो थोड़ी करीब आई थी। सोनम, मैं इसे देखते ही इसकी तरफ भागने लगा। भागकर मैंने बेताबी से इसे गले लगा लिया। सोनम, कहाँ चली गई थी तुम यार? मैं गले लगाकर रोने लगा। सॉरी अहमद, मेरे अब्बू बीमार थे। इसने आंसू साफ करते हुए बोला, बता कर भी तो जा सकती थी ना। पता भी है कितनी टेंशन में था। मैं सोनम को डांट रहा था तो वो हल्की सी मुस्कुराकर मुझे चुप करवाने लगी। मुझे सोनम की आंखों में कशिश नजर आ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों वो बदली बदली सी लग रही थी। अहमद आओ, हवेली में चलते हैं। सोनम ने मेरा हाथ पकड़ा और हवेली की तरफ इशारा किया। हाँ चलो, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अहमद, क्या बात करनी है? सोनम ने हैरानगी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, पहले रिलैक्स होकर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। वो मुझे मुसलसल बदली बदली लग रही थी, या वो अपने अब्बू की टेंशन ले रही थी। इसका लहजा भी बहुत बदला बदला सा था। सोनम, अब्बू ठीक है तुम्हारे? हाँ ठीक है, मुझे घूरते हुए इसने कहा। हम हवेली के अंदर दाखिल हुए और उसी टेबल पर बैठ गए। हवेली की कमरे का दरवाजा आज भी खुला था, जो पहले कभी नहीं खुला था। हवेली के अंदर से मुसलसल कुछ आवाजें आ रही थी। दिल को सुकून सा नहीं आ रहा था। सोनम से भी वो सुकून नहीं मिल रहा था जो मुझे पहले मिलता था। सोनम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम बहुत बदल गई हो। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो एकदम खड़ी हो गई। इसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। क्या मतलब अहमद? कुछ नहीं यार, मजाक कर रहा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। अंदर से आने वाली आवाज, हल्की हल्की आवाजें मुझे अजीब बेचैन कर रही थी। मैं टेबल से उठकर खड़ा हुआ और सोनम से बातें करते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। सोनम की कमर मेरी तरफ थी, तो मैं बातें करते करते जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरा जिस्म काम कर रह गया। अंदर जंजीरों में जकड़ी हुई सोनम की लाश, जो छत से लटकी हुई हवा में झूल रही थी। पूरे कमरे में इंसानी जिस्मों के ढांचे बिखरे पड़े थे। सोनम की आंखें फुल बाहर को निकली हुई थी और जुबान भी मुंह से बाहर लटक रही थी। इसका पूरा जिस्म ऐसे था जैसे बहुत नोचा गया हो। लटकती हुई लाश से खून नीचे जमीन पर टपक रहा था। हवा से लाश झूमती तो जंजीरों की आवाज आ रही थी। मेरी चीख निकलने को थी। मैंने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया। पीछे मुड़ा तो एक सनम बाहर सफेद लहंगे में मौजूद थी। मेरा सर चकरा सा गया। वो मुसलसल बोले जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दूर हट रहा था इससे, तो मैं फटी निगाहों से इसे देख रहा था। अहमद, वो मेरा नाम लेते हुए मेरे करीब आ रही थी। यहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मैंने पीछे हटते हुए कहा तो वो वहीं रुक गई। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज से इससे पूछा। अहमद, मैं तुम्हारी सोनम हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम सोनम नहीं हो, सोनम की लाश अंदर लटक रही है। ये बोलते हुए मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने सोनम को मार डाला, तुम कौन हो? मैं बहुत जोर से चीखा था इस बार। मेरी आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। अहमद, मेरी बात सुनो। वो मेरे करीब और आने लगी। मैंने हाथ के इशारे से इसे वहीं रोक दिया। हाँ, मार दिया सोनम को मैंने। इसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपना सर झुकाकर जोर से रोने लगा। क्यों मारा तुमने सोनम को? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने रोते हुए इससे पूछा। अहमद, जब तुम्हें पहली बार मैंने इस रास्ते पर देखा तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं यूं टहल रही थी दोपहर को और मैंने तुम्हें जाता देखा। तुम मुझे बहुत पसंद आई। वो बहुत संजीदगी से बोल रही थी और मेरे आंसू आंखों से बह जा रहे थे। फिर एक रोज मैंने तुम्हारे रास्ते में गुलाब का फूल रखा। तुम जब इसे उठाने लगे तो मैं खुद को रोक न पाई और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा, पर तब तुम डर गए थे। फिर तुम थके हुए भी थे और इस दरख्त के नीचे बैठ गए। तब मुझे और मोहब्बत होने लगी तुमसे। जब तुम सो चुके थे मैंने तुम्हारा सर अपनी गोद में लिया और प्यार करने लगी।
میں نے تمہاری راہوں میں اتنے پھول بچھائے احمد، اتنی محبت دی تمہیں، اور تم سے محبت اتنی ہو گئی کہ میری محبت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ یہ بات جب بہت پھیل گئی تو مجھے جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا۔ میں اس رات تم سے ملنے تمہارے گھر آئی، تم سو رہے تھے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اٹھایا تو تم ڈر گئے تھے۔ پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے سونم کو کیوں مارا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ میری محبت کے درمیان آ گئی تھی جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، میرے سینے پر خنجر چلتے تھے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہارا روپ لیا اور اسے مار ڈالا۔ تم کون ہو؟ اصلی روپ کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد میں اصلی روپ میں آئی تو تم ڈر جاؤ گے۔ جب تمہیں پتہ بھی تھا کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا، تم نے پھر میری سونم کو کیوں مار ڈالا؟ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ میں اپنے ہاتھ زمین پر مار رہا تھا، کوئی کانچ کا ٹکڑا میرے ہاتھ پہ لگنے سے خون بہنے لگا۔ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ سے خون مسلسل جاری تھا اور میں رو رہا تھا۔ سارا راستہ روتے روتے کٹ گیا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے ہاتھ سے خون بہتا ہوا دیکھا تو ایک دم میری طرف بھاگی۔ احمد یہ کیسے ہوا؟ میری سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ میں بہت رویا ہوں، کچھ نہیں، چوٹ لگ گئی ہے بس۔ میرے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہی اپنے کمرے میں جا کر پھر سے رونے لگا۔ میرا سب کچھ چھین گیا۔ مجھے سونم سے بہت محبت تھی، اس ظالم نے اسے مار ڈالا۔ رو رو کر تھک چکا تھا، میرے اندر بدلے کی آگ چل رہی تھی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز میں کالج جانے کے بجائے ایک کتب خانے پر جہاں پہنچا، وہاں پر جنات کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھی۔ ہر کتاب میں ایک الگ سا طریقہ موجود تھا۔ میں ساری کتابیں پڑھ رہا تھا، پر ایک کتاب مجھے ملی جس میں اس سے بدلہ لینے کا بہت اچھا طریقہ موجود تھا۔ میں نے وہ کتاب خرید کر بیگ میں ڈالی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وہ کتاب چھپا دی اور رات کھونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے بند کر لیا اور کتاب نکال کر اسے پڑھنے لگا اور سارا طریقہ بہت اچھے سے سیکھ لیا۔ اب وقت تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ میں فل تیاری کے ساتھ گھر سے کالج کے لیے نکل پڑا۔ اب میں پرانی حویلی کے اس رستے پر کھڑا ہوں۔ اتنا کہتے ہی بابا جی نے پرانی بوسیدہ سی ڈائری بند کر دی۔ میں نے جو یہ کہانی سن رہا تھا ایک دم چونکا۔ بابا جی آگے بھی سناؤ۔ احمد نے پھر کیا کیا؟ بابا جی کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے۔ احمد جیسی حویلی میں داخل ہوا، وہ سونم کے روپ میں ہی بیٹھی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ احمد مجھے پتا ہے تم آؤ گے۔ احمد نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کلمات پڑھنا شروع کر دیے جو رات بھر اس نے یاد کیے تھے۔ احمد کے کلمات پڑھتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ ایک بہت خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ احمد مجھے معاف کر دو، احمد مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر احمد سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے جلنے کی بدبو پوری حویلی میں پھیل گئی۔ اس کے جلنے سے احمد بھی چیخ چیخ کر رونے لگا اور اندر کی طرف بھاگا جہاں سونم کی لاش لٹک رہی تھی۔ احمد سونم کے پاؤں سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ زور زور سے ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور پرانی حویلی میں ہی احمد کی جان بھی نکل گئی۔